लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान को एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने के लिए साजिश के तहत मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। एटमी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारे न्यूक्लियर असासे 22 करोड़ अवाम की मिल्कियत हैं। बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इमरान खान को पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम रोल बैक करने के लिए साजिश के जरिए पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया है। किसने हक दिया इस वजीर आजम को कि ये दुनिया को कहे कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम नेगोशिएबल है? पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम इज नॉन नेगोशिएबल। कोई इसके ऊपर समझौता नहीं कर सकता। ये कहते हैं कि जी कश्मीर का मसला हल कर दो, हम एटमी प्रोग्राम बंद करने के लिए तैयार हैं, हमें एटमी डेटरेंस की जरूरत नहीं है। Who has given you this authority? Mr. Imran Khan, you cannot speak on nuclear program of Pakistan. पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम 22 करोड़ अवाम की मिल्कियत है। इस हुकूमत के पास सिर्फ एक ही प्लान है, गालियां निकालो, एनआरओ नहीं दूंगा, उसको जेल में डालो, उस पे झूठा मुकदमा बनाओ। इन्होंने मुस्लिम लीग नून की किरदार कुशी में पाकिस्तान की किरदार कुशी की। आपने मईशत की तरक्की क्रैश कर दी है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? हुकूमत सिंध को इस साल 750 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। पिछले 2 बरसों में 1600-1800 अरब रुपए दिए जा चुके। आखिर ये पैसा कहाँ गया? वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली में भी सवाल उठा दिया। बोले कराची मिनी पाकिस्तान है लेकिन उसकी अपनी पुलिस नहीं। 1990 से रेंजर्स तैनात है। सवाल ये है कि जब आप ये पूछे कि जनाब ये पैसा गया किधर, आपने इतना पैसा 1600-1700 अरब रुपया आपने खर्च किया 2 सालों में, आखिर वो पैसा गया किधर? उसकी प्लानिंग किधर की गई? आप अंदाज़ा लगाइए कि कराची की अपनी पुलिस ही नहीं है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई ऐसा शहर हो जो दुनिया का 4था या 5वां बड़ा शहर हो और उसकी अपनी पुलिस ना हो? आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। ये रेंजर्स को 1990 से रेंजर्स जो है वो वहाँ पे कराची में है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की वज़ीर आज़म पर तनकीद। कहा एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान का पसंदीदा लफ्ज़ है। उन्होंने कहा था कि IMF के पास नहीं जाएंगे, मुख्तसर काबीना रखेंगे, मगर हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। ने कहा था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा मैं मुख्तसर सी काबीना बनाऊंगा, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपने कहा मेरे पास 22 साल की जद्दोजहद है और माहिरीन की टीम है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, हुआ क्या? एब्सोल्युटली नॉट। जान लो कि एब्सोल्युटली नॉट कप्तान का फेवरेट वर्ड है। यानी कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों, क्या आपके हालात बेहतर होंगे इमरान खान के दौर में? एब्सोल्युटली नॉट। PTI की डिक्शनरी में सिर्फ एक ही वर्ड है, एब्सोल्युटली नॉट। वो नहीं चाहते कि आपके हालात बेहतर हों, वो नहीं चाहते कि गरीब के हालात बदलें। गिल की बिलावल को पेशकश क्या है, बताएंगे कुछ ही देर बाद। 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस शहबाज शरीफ FIA की तफ्तीशी टीम के सामने पेश हो गए। सवाल जवाब का सिलसिला 1 घंटे तक जारी रहा। मुतालिका रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया। रियाज अहमद रिपोर्ट करेंगे। मुलाजमीन के अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शंस, 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। शहबाज शरीफ जवाब देने FIA ऑफिस पहुंचे। कारकुनों ने नारे लगाकर इज़हारे यकजहती किया और फूल निछावर किए। शहबाज शरीफ ने मौसूल होने वाले 20 सवालात के जवाबात तहरीरी तौर पर पेश किए। तफ्तीशी टीम ने जवाबात का जायजा लिया और मुतलका रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की। इस मौके पर नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना था कि FIA ने इमरान खान के कहने पर तमाशा लगाया है। की कीमत 52 रुपए से 120 रुपए किलो शहबाज शरीफ ने की, हमजा शहबाज ने की या इमरान खान ने की? जॉब का और वफाक का बजट पास कराने के लिए उन्होंने जहांगीर तरीन को NRO दिया, चीनी चोरों को NRO दिया, आटा चोरों को NRO दिया, गैस बिजली दवाई रिंग रोड चोरों को NRO दिया, और पेशी कौन भुगत रहा है? शहबाज शरीफ।
पुलिस ने पेशी के दौरान दफ्तर के इर्द गिर्द के इलाके को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिसकी वजह से करीबी स्कूलों के बच्चों को घरों की तरफ जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। FIA ने हमजा शहबाज को भी जुमेरात के रोज तलब कर रखा है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। करप्शन केसेस में पेशियां भुगतने वाले साबिक वज़ीर आज़म ने एक बार फिर हुकूमत पर गुस्सा निकाला। शाहिद खाकान अब्बासी ने इल्ज़ाम लगाया है कि बजट में गलत बयानी की गई। हुकूमत बताए IMF से क्या मुआहदे हुए। बोले जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता हो वहाँ कौन सी इंतखाबी इस्लाहात। ये धांधली और मुल्क में सदारती निज़ाम लाने की कोशिश है। कहा चेयरमैन नैब को भी एक दिन हिसाब देना होगा। बजट की गलत बयानी का आलम यह है कि 600-700 अरब आमदन के अंदर आज से ही खसारा मौजूद है, लेकिन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। ये बता दें क्या एग्रीमेंट IMF से हुए हैं। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होता हो उस मुल्क में कौन सी इंतखाबी इस्लाह हो। जो इंतखाबी इस्लाह तजवीज़ की गई हैं उनका सिर्फ एक मकसद है कि मुस्तकबिल में धांधली में आसानी हो और इलेक्ट्रॉनिकली सारा मामला तय हो जाए। ये सिर्फ कोशिश ये है कि इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम को ख़त्म करके सदारती निज़ाम की कोशिश की जाए। मुल्क को आइन के मुताबिक चलने दें, इलेक्शन चोरी करना छोड़ दें। एहतसाब का नाम नेहाद अमल जो है जारी है। झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो बेनामी ले आते हैं, असासे आमदन से ज़्यादा ले आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग ले आते हैं, लेकिन चेयरमैन नैब को किसी बात का इल्म नहीं है। तो इनका हिसाब भी उनको एक दिन इंशाल्लाह देना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भारत को खुला चैलेंज। कहा मोदी सरकार 5 अगस्त 2019 के एकतरफा इक़दामात पर दुनिया भर में मुक़ीम कश्मीरियों की राय लेने के लिए रेफरेंडम करा ले। अगर कश्मीरियों ने मुस्तरद किया तो भारत फैसलों पर नज़रसानी करे। अफ़गान सूरत हाल पर भी वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा, लेकिन किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का भारत को खुला चैलेंज। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में मज़ीद क्या कहा है? देखिए, पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ जो 5 अगस्त 2019 के इक़दामात है उसको एक नए रंग से उन्होंने ये वज़ीर ख़ारजा ने ये बात कही और उसकी वजह ये है कि 24 जून को भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के नाम पे अपने जो हामी हैं उनको इकट्ठा करने का एक एहतमाम कर रखा है। तो उस तनाजुर में पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पहले दे दिया और उन्होंने कहा कि ये जो इस किस्म के आप कॉन्फ्रेंसेस करके उस अपने इक़दामात को वैलिडेट करने के लिए या उसको कोई और रीशेप करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बजाय बेहतर यह है कि आप दुनिया भर के जो कश्मीरी हैं उनमें उनके सामने रखें उन इक़दामात को, उसमें रेफरेंडम करवा लें। आपको पता चल जाएगा कि कश्मीरी जो है वो इसको किस अंदाज में कबूल करते हैं या मुस्तरद करते हैं। और वैसे भी अगर कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है उसको देख लिया जाए, अगर उनके इन सारे मामला को कबूल कर लिया होता कश्मीरियों ने तो उसको जेल में तब्दील करने की उनको ज़रूरत नहीं थी। आज वहाँ पे मुकम्मल सीज है, वहाँ पे उनका जो कम्युनिकेशन के जराए हैं उनके ऊपर इतनी कदरने हैं कि अगर कहीं किसी चीज़ को आज़ाद किया भी गया है तो वहाँ पे वो वर्केबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा कि जो सब अच्छा है कि जो रट लगाई हुई थी कश्मीर के हवाले से वो एक फौरी तौर पे एक्सपोज हो जाती है। अगर आप रेफरेंडम करवाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कश्मीरी उसको कितना कबूल करते हैं। और अब ये जो एक ड्रामा रचाया जा रहा है 24 जून को कि अपने जो हामी माजी में जो भारतीय आइन के हामी कश्मीरी रहे हैं उनका इकट्ठ करके कोई छोटी मोटी उसमें रीशेपिंग की जाएगी, इसको पाकिस्तान में कबल वक्त मुस्तरद कर। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब। आगे बढ़ते हैं। मीरपुर खास से MQM लंदन के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। DIG CTD उमर शाहिद का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान ने भारत से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की थी। रॉ से तरबियत का नेटवर्क अनीस एडवोकेट और वासे जलील चलाते थे। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट देखिए। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मीरपुर खास से MQM लंदन के 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिनके बारे में DIG CTD ने कहा है कि इन गिरफ्तार अफराद ने 1998 से 2002 के अरसे में भारत जाकर रॉ से अस्करी तरबियत ली थी। जो बंदे हमने कल मीरपुर खास से गिरफ्तार किए हैं वो भी इस बात का इंकशाफ करते हैं कि उसी पीरियड में वो लोग इंडिया गए,
वहाँ उनको असले की ट्रेनिंग मिली, वहाँ उनको इवन काउंटर सर्वेलेंस की ट्रेनिंग मिली। उमर शाहिद हामिद का ये भी कहना था कि MQM के दहशतगर्दों की भारत से अस्करी तरबियत का नेटवर्क अनीस एडवोकेट और वासे जलील चलाते थे और मीरपुर खास से गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द नईम ने भी उनके खिलाफ बयान दिया है। अल्ताफ हुसैन के अलावा 2 की लीडर थे, इसमें एक अनीस एडवोकेट और दूसरा वासे जलील, जिनको ये जो लड़के इंडिया भेजने का जो सिस्टम था उसको चलाने और उसको मैनेज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। जो एक हमने पहले लड़का गिरफ्तार किया था नईम, उसने ये इंकशाफ किया था। हमने इंडिया जाने का तो ख्याल था ही नहीं ना सर। अनीस एडवोकेट के घर पे कोई मरकजी कमेटी आई हुई थी ना, तो मेरे पास जोन से कोई शख्स आया, मतलब वो जो कारकुन होता है, मुझे अंदर बुलाया गया। उस टाइम में वासिल जलील बैठे हुए थे और उनके साथ कोई और भी थे। अनीस एडवोकेट को गिरफ्तार न करने के सवाल पर DIG CTD का कहना था कि ये तफ्तीशी अफसर का इस्तेकाक है कि किसे कब गिरफ्तार करना है। हम उसी बात पर चलते हैं कि जब हमारे पास किसी भी बंदे के खिलाफ इतनी एविडेंस आ जाएगी, ये अब आगे जाकर हम ये देखेंगे कि IO के पास अगरचे के इनफ एविडेंस होगी तो उनको चलान किया जाएगा। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्दों से बरामद असले की तफसील भी फराहम की गई। CTD के मुताबिक मीरपुर खास से गिरफ्तार दोनों दहशतगर्द MQM लंदन की उसी टारगेट किलिंग टीम का हिस्सा है, जिसके 3 अरकान रमजान में लांडी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार हुए थे। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। पेशावर के इलाके चमकनी में जायदाद के तनाज़े पर मुखालिफिन ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। एक ही खानदान के 4 बच्चों समेत 7 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट। चमकनी के इलाके फंदू रोड पर जायदाद का तनाज़ा, मुखालिफिन ने गरीब मज़ारे के घर में घुसकर फायरिंग कर दी और पूरे ख़ानदान का सफाया कर दिया। मरने वालों में हबीबुल्ला, इसकी अहलिया, भावत, 4 मासूम बच्चे, जिनमें 3 सगे भाई शामिल हैं, जबकि एक बच्ची को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 ग्रुपों के दरमियान जायदाद का तनाज़ा था, जिसने 7 इंसानी जानों की भेंट ले ली। रिसेंट पास में कुछ वाक़यात इनके एक दूसरे के हुए, हमने पॉलिटिकल लोगों को भी इन्वॉल्व किया उसके अंदर कि जी इनका आपस में किसी तरीके से पैचअप किया जाए, लेकिन चीज़ें वर्स्ट होती जा रही थी और कल के वाक़या ने तो बहुत ही दिलखराश था। पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि FIR दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन आबिद खान के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। लिया से अफसोसनाक खबर, तेज रफ्तार ट्रॉलर ने स्कूल जाने वाले 2 भाइयों और कजन को कुचल डाला। हादसा MMA रोड पर पेश आया। स्कूल जाते हुए 3 मोटरसाइकिल सवार तालिब इल्मों को ट्रॉलर ने टक्कर मारी। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक होने वाले तलबा में 2 भाई मंसूर और अहमद रजा शामिल हैं। तीसरा तालिब इल्म नुमान उनका कज़न है। रेस्क्यू ने लाशों को तहसील अस्पताल चौक आज़म मुंतकिल कर दिया। नाजायज़ तामीरात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नस्ला टावर के मकीन बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। कराची से रेहान अहमद की रिपोर्ट। बालकोनी से कराची की खूबसूरत तरीन शाहराह फैसल का दिल फरेब नज़ारा, समंदर से आती ठंडी हवाएं, रोशन हवादार और कुशादा कमरे, और तमाम आसाइशों से आरास्ता लग्जरी अपार्टमेंट। इम्तियाज अहमद ने तिनका तिनका जोड़कर अपना ये आशियाना बनाया था, जिसमें 4 अशरे और पूरी जमा पूंजी लग गई थी। 16 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। जॉब के दौरान मैंने मैट्रिक किया, जॉब के दौरान मैंने इंटरमीडिएट किया, जॉब के दौरान मैंने ग्रेजुएशन किया, MBA IBA कराची से किया। और अब जब पूरी ज़िंदगी के 58 साल गुजर गए और जब मुझे अपने एक प्रॉपर्टी जो मैंने खरीदी, वाहिद प्रॉपर्टी, उसके जब लीज़ के डॉक्यूमेंट मिलने का टाइम आया तो पता लगा कि ये इल्लीगल है। ये कहाँ का इंसाफ है? मेरा कोई फॉल्ट है तो आप बता दें कि तुमने ये डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया, ये अप्रूवल चेक नहीं की। कोई एक चीज़ से बता दें, पूरी लिस्ट मौजूद है कि किस किस दिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिलीज़ हुआ, क्या अप्रूवल मिली। इम्तियाज अहमद कराची के उसी नस्ला टावर के मकीन हैं जिसे गिराने का हतमी हुक्म सुप्रीम कोर्ट से आ चुका है, जिसके बाद से इम्तियाज अहमद और उनके घर वालों के लिए इस अपार्टमेंट की आसाइशें बेमानी हो चुकी हैं। सबकी नींदें उड़ गई हैं, सब आकर बातें करती हैं कि हम अब क्या होगा, अब हम कहाँ जाएंगे। रो रही हैं, बच्चे परेशान हैं। वो ये कह रहे हैं कि अचानक हम पर ऐसी मुसीबत आई है कि वो पता नहीं कहाँ से, अब हमें भी ये भी दिन देखना था। जो मेरे अब्बू ने पूरी ज़िंदगी कमाई है, वो हम कहीं और जगह हम सोचे भी कैसे नया घर खरीदने का, हमारा अपना घर नहीं होगा आगे फिर, तो इस पर बहुत
बहुत अफसोस होता है। नस्ला टावर के 44 अपार्टमेंट्स में बसने वाले एक फ्रॉड का शिकार हुए हैं और ये फ्रॉड करने वाले उन इदारों के अफसरान थे जिनकी जिम्मेदारी शहरियों को इस फ्रॉड से बचाना था और उन इदारों में सर फहरिस्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है। जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बुक करवाते हैं तो अप्रूवल देती है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने ये बिल्डिंग बनाने की इजाज़त दी है कि नहीं दी, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। इसके अलावा उन्होंने हमें और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, हमने तसल्ली की जिन इदारों ने सारे अप्रूवल दिए कि ये अप्रूवल फलाना अप्रूवल, ये NOC वो NOC, सिंधी मुस्लिम सब कुछ, तो उनको तो आपने कुछ कहा ही नहीं। और बकौल चीफ साहब के सब जो है ना गलत तरीके से रिश्वत देके करते हैं, तो आप उनको सज़ा दें, उनको बुलाएं, वो चीफ साहब के सामने खड़े हुए हैं कोर्ट में, उसको आप कुछ नहीं कह रहे हैं। और जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा के ये अपार्टमेंट ख़रीदे, उनको आप सज़ा दे रहे हैं। ये सवाल सिर्फ नस्ला टावर में बसने वालों का नहीं बल्कि उन तमाम शहरियों का है जिन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर सरकारी इदारों की दस्तावेज़ात पर एतमाद करके अपना घर बना लिया है या बनाने का इरादा रखते हैं। ये थी नस्ला टावर में रहने वाले इम्तियाज़ अहमद साहब की फैमिली से हमारी मुलाकात। मुश्किल वक्त है, इम्कानात बज़ाहिर महदूद नज़र आते हैं मगर मौजज़ात का होना खारिज इम्कान नहीं। दुआ है कि इस मसले का एक ऐसा हल सामने आए जो सब के लिए काबिल कबूल हो। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची। बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध में वफाक को मिस कर रहे हैं तो हमें दरख्वास्त दे दें, हम सूबे को टेक ओवर कर लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से संभालेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की बिलावल को बड़ी पेशकश। गवर्नर हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सिंध के अवाम ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया है, उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। फेडरल गवर्नमेंट के टैक्स का बिलावल जरदारी साहब को फिक्र क्या है? वो फिक्र ये है 57.5% सूबों को आना होता है, लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है एक अयान अली एक्सप्रेस नाम की फ्लाइट चलती है। इनको पिछले साल वफाक से मिले थे 725 अरब। इस दफा वफाक की परफॉर्मेंस की वजह से इनको कितने पैसे मिले? 884 अरब। पिछले साल इनके पास जो कैश पड़ा था वो 30 अरब पड़ा था। आपको पता है इस साल कैश कितना पड़ा है? 65 अरब। ये कैश का धंधा आपका है क्या? कौन देता है तुम्हें ये झुमके? कहां से लाती हो ये झुमके? ये कैश रखा क्यों है? कुत्ते के कांटे की वैक्सीन क्यों नहीं लेते आप इन पैसों से? ये कैश कब्र में लेके जाना है आपने अपनी। मुझे लगता था साईं कायम अली शाही होते थे, वो तो इनसे बेहतर थे। अब मैं कंपेयर करता हूँ तो सारे सूबों ने हेल्थ कार्ड दे दिए, यहाँ आपको हेल्थ कार्ड नहीं दिए गए क्योंकि यहाँ लोग बीमारी नहीं होते सिंध में। हमें ये अच्छी तरह से पता है कि आप पर्ची चेयरमैन हैं। आप उस रेस में फर्स्ट आते हैं जिसमें और कोई नहीं भागा होता, आप अकेले ही भागते हैं। अगर आप वफाक को इतना मिस करते हैं तो आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए कि आप नाअहल हैं, आप यहाँ हुकूमत नहीं कर सकते। वफाक टेक ओवर कर लेगा और बड़े अच्छे से ख्याल रख लेगा। मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात और मुस्बत केसेस में नुमाया कमी आने लगी है। गुज़श्ता रोज सिर्फ 663 मुस्बत आए जबकि 27 अफराद इंतकाल कर गए। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। अब तक 1,34,84,364 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग दे रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटीज तो बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे पास जो पीने का पानी है या इस्तेमाल का पानी है वो ज़ेरे ज़मीन पानी बहुत नीचे जा रहा है। तो अब अगर हम इस तरह से हाउसिंग सोसाइटीज़ को इजाज़त देंगे और पानी का मामला जो है उसको नहीं देखेंगे तो उसके नतीजे में एक बहुत एनॉमली क्रिएट हो जाएगी, बहुत एक बड़ा क्राइसिस खड़ा हो जाएगा। वज़ीर आज़म साहब का एक बड़ा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमारे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं उनको बहुत अहमियत दी जाए इस तरह की प्लानिंग करते हुए। लिहाजा इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इसको वापस लिया है और इसके ऊपर वो दोबारा आएंगे। लग्जमबर्ग में मुकीम पाकिस्तानी नियाद अफराद की सहूलत के लिए लग्जमबर्ग के साथ दोहरी शहरियत रखने को इजाज़त दे दी गई है। अब लग्जमबर्ग के जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो लग्जमबर्ग के शहरी भी हो सकेंगे। तो एक डुअल नेशनलिटी जो है वो लग्जमबर्ग के साथ भी अब अप्रूव कर दी गई है। इसी तरह से जोन 4 के इस्लामाबाद का जो गैर मुनज़्ज़म तामीरात पर काबू पाने के हवाले से जो तजवीज़ थी उसको वापस ले लिया है। एक बहुत ही अहम कानून की मंजूरी दी है आज वफाकी काबीना ने, जिसके तहत
सरकारी अराजी पर नाजायज़ कब्ज़ों का जो मामला है उसके तदारक के लिए पब्लिक प्रॉपर्टीज़ रिमूवल ऑफ इंक्रोचमेंट बिल 2021 लाया जाएगा। इस कानून के तहत जो वफाकी हुकूमत का मजाज अफसर सरकारी अराजी पर काबिज अफराद को शोकॉज नोटिस का इजरा करेगा और गैर तसल्ली बख्श जवाब की सूरत में अराजी की वागुजारी के लिए इकदाम लेने का मजाज होगा। इस कानून में गैर कानूनी तौर पर काबिज अनासर के लिए सज़ा और जुर्माने की तजवीज़ भी रखी गई है और इस हवाले से खसूसी एपेलेट ट्राइब्यूनल तश्कील दिया जाएगा जो 30 दिनों में फैसला करेगा। थोड़ा आसान में कर देता हूँ लोगों के लिए। वफाक की हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर कब्ज़ा हुए हैं। बहुत सारी वफाकी हुकूमत की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत जगहों के ऊपर कब्ज़े हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो नेशनल प्रेस ट्रस्ट है उसकी बेशुमार प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन कराची में हमारी बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कब्ज़ा हुआ है। अब जो कानून हम ला रहे हैं उसमें यह किया गया है कि एक डेजिग्नेट किया जाएगा सरकारी अफसर, उसको हम कहेंगे ये हमारी इंक्रोचमेंट है। वो 30 दिन के अंदर वो पहले उनको नोटिस देगा। अगर वो नोटिस के खिलाफ अपील में जाएंगे तो ये 30 दिन में अपील का फैसला होना है। उसके बाद अगर वो खाली नहीं करते हैं और उसके बाद वो या अदालत में जाएंगे तो जो उस ज़मीन का रेंट है वो उनके ऊपर एक्रू होता रहेगा और जितना केस अदालत के अंदर डिले होता जाएगा उसके नतीजे में उतना उनको रेंट जो है वो पड़ जाएगा और लिहाजा वफाकी हुकूमत की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको वागुजार कराने का एक नया ये कानून और तरीक़ाकार जो है मुतारिफ कराया जाएगा और एक्शन ना लेने के ऊपर मुतल्लिका जो SHO है वो भी जिम्मेदार होगा, सजा जो दी जा सकेगी। इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से क्यों खौफजदा है। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का एतमाद नहीं था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डर था कि उनकी अमानत में खयानत होगी। और अब जिक्र करते हैं अजीम कव्वाल अमजद साबरी का, जिनको हमसे बिछड़े 5 बरस बीत गए मगर उनकी आवाज़ आज भी दिलों को गरमाती है। अमजद साबरी की बरसी पर उनकी याद को ताज़ा करते हैं। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस, देखते रहिए समा।